जनसंख्या। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। यह हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है। सन 1951 से लेके 2011 के बीच के लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। ये 6.2 जो सारणी जो चित्र दिया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर, उसको आप बराबर से देखिए। साक्षरता दर यानी साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः हम लोग देखते हैं कि केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमान पूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे भी अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, यानी 73%, और जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9 यानी 80.9% एवं महिलाओं की 64.6 यानी कि 64.6% है। साक्षरता दरों में इन प्रकार का अंतर क्यों है? अभी व्यावसायिक संरचना, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जो जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार ही किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं और व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक। इनमें कृषि आते हैं, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल होती है। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, उसके बाद भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं, और तृतीयक में क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल होती है। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। जैसे विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, और विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% यानी 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है, यानी कि 63-64% भाग, और द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% होता है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। अभी देखते हैं हम लोग स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य जो स्तर है उसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जैसे कि मृत्यु दर जो 1991 में प्रति 1025 थी,
211 में घटकर प्रति हजार 7.2 रह गई है। और औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है, यानी कि 67% 9 पॉइंट इतना हो गया है, 67.9 इतनी वर्ष हो गई है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य है, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। अभी इस मुख्य चिंता का विषय क्या है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशासित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है और शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्राम जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। अभी हम लोग देखते हैं कि अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए और शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है तथा यहाँ में तथ्य क्या है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक ऐसी परिवार नियोजित कार्यक्रम को प्रारंभ किया और परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। अभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, उसके बाद शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार को नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम के तहत के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।